भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो भगवान बनने की हैसियत को हमने अंदर लाना है। अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो मूक पशुओं की वैयावृत्ति को मानो करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो परिवार की वैयावृत्ति को मानो करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानो करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो करते हुए तीर्थंकर बनना है, तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। स्व की बात अपन काफ़ी लंबे दिनों से कर रहे हैं, 4 बिंदुओं से बात प्रारंभ करिए। आत्मनिरीक्षण, जो पाना है वही सोचना है, एक्शन, और जो किया है उसकी जिम्मेदारी लें। 3 खिड़कियां हैं उसमें, संभावना की खिड़की, पहल की खिड़की और ईमानदारी से आकलन की खिड़की पर भी बात करी। और मैंने आप लोगों से कहा कि जितना सब कुछ मैंने आप लोगों के बीच में रखा उसकी एक वर्क लिस्ट बनाना है, और वर्क लिस्ट बनाना ही नहीं है, उस वर्क लिस्ट में जो मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चनों को फॉलो अप करके उसके उत्तर मुझे चाहिए। और आत्मनिरीक्षण करते हुए मैंने 2 क्षेत्र में आप लोगों के बीच में बात रखी थी। एक कौन सा था? पारिवारिक की जो मुख्य बात थी अपनी वो ये थी, मैंने आपसे कहा था कि जब परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होते हैं तो वो स्थायी होते हैं, और जब परिवर्तन बाहर से शुरू होता है तो क्या होता है? वो अक्सर दिखावे का होता है, वो अक्सर सबको छलावे का होता है, वो अक्सर दूसरे के दबाववश होता है। उससे हमारा जीवन अच्छा और महान नहीं बन सकता है, ना बन पाएगा। इसलिए हमें कल किसने देखा है, हमें तो आज को अच्छा करना है, और अगर आज को अच्छा करना है तो अपने आप को हमें पढ़ना होगा, अपने आप को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पक्का और मजबूत बनाना होगा। तो ये मैंने भी कहा था, ये प्रश्न जो आपको दे रहा हूँ इनका मौखिक उत्तर नहीं चाहिए, ना ही मस्तिष्क में इन्हें हल करना, इन्हें मुझे लिखित रूप में आपको देना चाहिए। और लगा लोग बहुत अच्छे हैं भाषा के, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कल मैंने बोला और सुबह से हमारे देवेंद्र जी आ गए, महाराज जी जो प्रश्न आपने बोले थे ये उनके उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच में दिए थे। मैंने आप लोगों के बीच में आत्मनिरीक्षण करते हुए सबसे पहले परिवार के विषय में 10 क्वेश्चन दिए थे। परिवार के विषय में 10 क्वेश्चन दिए थे। तो परिवार के विषय में 10 क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे? नहीं, 8 दिए थे, 8 प्रश्न दिए थे। सबसे पहला, क्या मैं परिवार को समुचित वक्त देता हूँ, समय देता हूँ? लिखें आप। तो क्या मैं समीचीन परिवार को समीचीन समय देता हूँ, नहीं देता हूँ? पहली बात, मैं किन कार्यों से, मेरे किन कार्यों से परिवार में तनाव होता है? सब लोग मेरे किन कार्यों से परेशान हैं जिससे सबको लगता है कि ठीक नहीं है? तीसरा प्रश्न था, क्या मैं बच्चों को उचित संस्कार दे रहा हूँ? चौथा प्रश्न था, क्या मैं माता पिता की सेवा करता हूँ? पांचवा प्रश्न था, क्या पत्नी और बच्चे मुझसे संतुष्ट हैं? छठवीं बात थी, क्या मैं परिवार के सदस्यों के लिए कुछ प्रेरणा दे पा रहा हूँ? सातवीं बात थी, क्या मैंने परिवार के लिए कुछ लक्ष्य बनाए हैं कि मेरे परिवार का क्या लक्ष्य है? और आठवां, क्या मैं परिवार के अन्य सदस्यों के लक्ष्यों से वाकिफ हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनके जीवन का क्या एम है? ये परिवार के लेकर हमने बात करी थी। और दूसरी बात कार्य क्षेत्र को लेकर करी। कार्य क्षेत्र के लेकर आप जिस भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपकी फील्ड है उस फील्ड के लिए मैंने आप लोगों के बीच में प्रश्न दिए थे। और वो प्रश्न 6 प्रश्न आप लोगों को लिए दिए थे कि सबसे पहला, क्या मेरा कार्य अन्य लोगों के द्वारा सहारा जाता है? मैं कर तो रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं घर में रोटी बना रहा हूँ, सब्जी बना रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? फिर क्या मेरी सही गति से तरक्की हो रही है, या और तेज गति से मुझे और अपने व्यापारिक और या और नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? क्या मैं नई चीज़ें सीखकर नई क्षमताएं विकसित कर पा रहा हूँ? मुझे मौके मिल रहे हैं, उन मौके का पूरा फ़ायदा उठा पा रहा हूँ? और क्या मैंने अपने जीवन में नया और कौन सी नई क्षमताओं से मैं अपने उस फील्ड में और आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं अपने कार्य को वांछित समय पूर्ण अनुशासन से दे रहा हूँ? जितनी बजे दुकान खोलना चाहिए उतनी बजे दुकान खुल रही नहीं खुल रही, उतना समय व्यापार में, उतना समय घर में मैं दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ? क्या मेरे ऐसे कोई श्रेष्ठ साथी हैं जो मेरे इस कार्य क्षेत्र में, मेरी तरक्की में, मेरे ऊपर पहुंचने में मेरी मदद करें? वो कौन है? उनकी लिस्ट बनानी है। फिर क्या मैंने कार्य क्षेत्र में ठोस लक्ष्य बनाए?
लक्ष्य सब में बनाना है। तो जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी क्या ठोस लक्ष्य बनाए हैं मैंने कि नहीं बनाए। ये दो चीजें हो गई, एक तो थी पारिवारिक रूप से अपना आत्मनिरीक्षण करना और लिखना, दूसरा था जिस कार्य में भी आप अभी कार्यरत हैं उस कार्य क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण करके वर्कशीट बनाना। और अब कर रहा हूं बात तीसरे नंबर पर, व्यक्तिगत जीवन को उठाकर देखना है। व्यक्तिगत जीवन की आत्मनिरीक्षण की वर्कशीट आपके सामने रखना हो, खुद की लाइफ, खुद का जीवन, खुद का अपना स्वयं का अस्तित्व, स्वयं आप कहाँ हैं उसको आपको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, देखने का प्रयास करना है, मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। वो जब भी आप देख पाएंगे जब आप स्वयं अपने आप से बात करेंगे, स्वयं अपने आप का आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो स्वयं से बात करने में सबसे पहला प्रश्न अपने आप से, आप अपने आप को देखना है तो पहले यही प्रश्न है, क्या मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हूँ। सबसे पहला प्रश्न अपने आप से पूछना है, मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना सजग हूँ। मेरे खान पीन में क्या है जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, मेरी दिनचर्या में ऐसा क्या है जिससे मेरे स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बीमारी है उसके बाद भी और बीमारी बढ़ रही है तो दवाई लेने से क्या मतलब हो रहा है, औषधि लेने से क्या मतलब। मैं स्वास्थ्य के प्रति क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को ढाल सकता हूँ कि मुझे जल्दी सोना है, सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, कितना कौन सी चीज़ खाना है, कौन सी चीज़ नहीं खाना है, इन सब के प्रति कितना सजग हूँ। दुनिया के प्रति सजग हूँ, व्यापार के प्रति सजग हूँ, परिवार वालों के प्रति सजग हूँ, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग हूँ। उस सजगता को आपको लिखना है कि हाँ मैं इतना सजग हूँ, बिल्कुल बहुत व्यवस्थित चलता हूँ, मैं रात में नहीं खाता हूँ, मैं बाहर की चीज़ नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। और क्या करता हूँ, अगर सजग नहीं हूँ तो क्या समय पर जो मुझे औषधि लेना है लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। इन सब चीज़ों को आपको पहले अपने खुद की लाइफ में पहले, क्योंकि अगर तन अच्छा होगा तो निश्चित रूप में मन भी अच्छा होगा, और जब तन और मन अच्छा होगा तो आप हर जगह धर्म ध्यान कर सकते हो। और तन ही अच्छा नहीं रहेगा तो अब मन भी खराब हो जाएगा, और जब मन खराब हो जाएगा तो फिर कहाँ से आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाओगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग हूँ, कितना अलर्ट हूँ। दूसरा प्रश्न, क्या मैं सकारात्मक सोचकर खुश रहता हूँ। आप ये अपने आप से खुद से पूछो। हमेशा मैं अच्छा सोचता हूँ कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बच्चे आए थे विद्यालय के, अरिहंत, कौन सा नाम विद्यालय का, अहिंसा विद्या वाटिका है ना। हम तो वहाँ आहार करने गए थे नितिन भाई के यहाँ, हमें नहीं पता, फिर वो उधर पीछे विद्यालय में ले गए और पूरे बच्चे ऐसे बिल्कुल छोड़ने आए। हमने कहा क्या है ये, जुलूस के साथ आ गए हम तो, आहार के वादे से आए। फिर हमने यही कहानी एक छोटी वाली जो आपको 3 दिन पहले सुनाई थी ना, वही कहानी हमें याद तो आ ही नहीं रहा था कुछ, क्या सुनाए क्या सुनाए, एकदम वो कहानी तुरंत याद आ गई। हमने कहा बच्चों को तो सुनाते हैं कल वही कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये अपने जीवन से निकाल दो। आप सकारात्मक सोच रखो, मुझे करना है। आप सकारात्मक सोचकर, अच्छा सोचकर अपने जीवन को और ऊंचा उठाने का सोचकर खुश रहते हो कि नहीं रहते हो। मैं ये वाली बात, मैं खुश रहता हूं या नहीं, आपको ये अपने आप से प्रश्न पूछना है कि मैं खुश रहता हूं कि नहीं। और खुश नहीं रह रहे हो तो क्या कारण है कि आपकी खुशी नहीं है, किस वजह से आपकी खुशी नहीं है, क्या कारण है कि आप अपने आप से प्रसन्न नहीं हो, आप लोगों से प्रसन्न नहीं हो, आप व्यवहार से पसंद नहीं हो, आप एटमॉस्फेयर से पसंद नहीं हो, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किस वजह से आप खुश नहीं हो। देखो ये खुशी अपने खुद की हैगी, आप चाहेंगे तो उसी माहौल में खुश रह सकते हैं, और आप चाहेंगे तो उसी माहौल को गमनुमा बना सकते हैं। आपकी एक प्रसन्नता, आपके एक चेहरे की प्रसन्नता, आप पूरे लोगों को आपकी उस छोटी सी मुस्कान में आप सबके हृदय में वास करोगे। और अगर आप कि चेहरे पे मुस्कान नहीं रहेगी, मुस्कुराहट नहीं रही, आप भी हैरान हैं, परेशान हैं, और दुनिया भी आपके साथ हैरान है, परेशान है। परिस्थितियां सबके साथ बनती है, लेकिन मन स्थिति को हम ठीक कर लेंगे तो खुश रहेंगे। तो क्या मैं सकारात्मक सोचकर खुश रहता हूं या नहीं, क्योंकि आप हमेशा नकारात्मक सोच लेते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा गलत होता है, वो गलत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो ये है कि नहीं आपके अंदर, कितना है, कितने % में है, इसको अपने आप को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना है, मेरे अंदर कितना है ये। हमेशा अच्छा सोचता हूँ कि हमेशा बुरा ही सोचता हूँ। मान लीजिए आपने बच्चे को भेजा है, 9 बज गई अभी तक नहीं आए, कुछ लोग तो इसी में हैरान परेशान, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं कुछ ये तो नहीं होगा, कहीं कुछ वो तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा सब सोचकर हम अपने आप को, स्वयं को भी बाधा में डाल रहे हैं और फिर दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो क्या मैं सकारात्मक सोचकर खुश रहता हूँ कि नहीं, ये दूसरा। तीसरा, क्या मेरी दिनचर्या अनुशासित है। अपनी दिनचर्या को देखें,
कि मैं अनुशासित हूँ, जिस प्रकार से अनुशासन के साथ मुझे जीना चाहिए वो अनुशासन से मैं जी रहा हूँ, मेरे परिवार की क्या क्या मान मर्यादा है उन मान मर्यादा के हिसाब से मैं रह रहा हूँ नहीं रह रहा हूँ, क्या मेरे परिवार में किस प्रकार की बातों को फॉलो किया जाता उस बातों को मैं फॉलो कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप को देखो, आपकी दिनचर्या को देखो और उस अनुशासन को टटोलने का प्रयास करो, लिखो कि हाँ मैं अनुशासित हूँ, मेरे घर के ये रूल्स हैं, ये गाइडलाइंस है, ये लक्ष्मण रेखा है, इनको मैं किसी भी कीमत पे पार नहीं करता हूँ, किसी भी कीमत में पार नहीं करती हूँ। उस अनुशासन को टटोलने आप, उस अनुशासन को देखें आप। और अगर आप अनुशासित नहीं है तो अभी तो आत्मनिरीक्षण करना है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या करना है, क्या करना है इसकी बात तो अपन अगले बिंदु पर करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको देखना है, लिखना है कि मैं दिनचर्या के प्रति अनुशासित हूँ कि नहीं हूँ। और उसमें अनुशासन में एक ही बात है, सिर्फ मात्र ये अनुशासन में कैसे रहना है, ये कैसे खाना है, ये दूसरी बात किस प्रकार से किस समय में हमें सोना है, ये एक तो समय पर खाना, समय पर रहना, रहने का तात्पर्य ये कि कपड़ों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से आपका कैसा व्यवहार है। तो क्या मैं मेरी दिनचर्या के प्रति अनुशासित हूँ, ये आपके लिए कितना अनुशासित हूँ ये लिखना। चौथा, अपने खुद की लाइफ की बात है, तो क्या मेरे खुद के कोई ना कोई ऐसी खुद ना कुछ ना जीवन के आपकी हॉबीज़ होंगी, कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ ना कुछ रुचियाँ होंगी, तो उनके लिए वक्त निकालता हूँ कि नहीं, उनके लिए समय निकालता हूँ कि नहीं, कि वो जो हॉबीज़ हैं मेरी, वो जो मेरी अंदर की इच्छाएँ हैं मेरी, जो मेरे अंदर हैं, वो मैं अपने व्यापार के चक्कर में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं और अन्य कार्यों के चक्कर में उन जो अंदर की इच्छाओं को दबा दूंगा। ध्यान रखना, आप बहुत प्रसन्न होंगे कब, जब आप अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो आपकी इच्छाएं, उन इच्छाओं के साथ आप थोड़ा समय, तो पूरी जितना भी आपका डिप्रेशन, जितनी भी बाहर की बातें होंगी, इरिटेशन, सब समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर अपनी हॉबी के साथ आप निकालें। अगर आपको लगता है मुझे खेलने का शौक है तो आप खेलने जाएं, 10-15 मिनट उसके साथ दे, अपनी हॉबीज़ के साथ दे। लिखने का शौक है आप लिखें, पढ़ने का शौक है आप पढ़ें, गाने का शौक है आप गाएं, बजाने का शौक है आप बजाएं। वो हॉबीज़ आपको अंदर की ऐसी प्रसन्नता वाली तरंगे आपके अंदर से बाहर होगी तो आप लिखें, उसके लिए मेरे जीवन में कितना समय मैं देता हूँ, उसको भी आप लिख सकते हैं कि ये मेरी हॉबीज़ हैं और इस हॉबीज़ को मैं बहुत अच्छे से समय निकाल कर देता हूँ। देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इतने क्रिकेट खेलने जाते कि नहीं जाते, अब नहीं जाते, अब बंद कर दिए। हॉबी थी हमारे इनकी कि वो क्रिकेट के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते थे, अब नहीं जाते। तो यही तो है, ये हॉबी है, इसमें थोड़ा बहुत समय तो देना चाहिए आपको, इसमें थोड़ा बहुत विचार करके थोड़ा बहुत समय तो निकालना चाहिए कि ये मेरी हॉबी है, इसमें मुझे करना चाहिए। तो ये 5वें नंबर पर अगली बिंदु, क्या मैं, बहुत मार्मिक बिंदु में बार बार इस बिंदु को महत्व देता हूँ, अभी भी दे दिया मैंने, अभी भी इसमें लिख दिया है क्योंकि अपनी लाइफ को सुधारना है तो ये बहुत जरूरी है। क्या मैं पावर संगति और पावर रीडिंग करके श्रेष्ठता को बढ़ा रहा हूँ। पावर संगति मतलब क्या, बहुत अच्छे लोग जिनके साथ रहकर मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता हूँ, वो अच्छे लोग जिन्होंने ऊंचाइयाँ प्राप्त करी, वो उच्चतम लोग जिन्होंने उच्च शिखर पर पहुंचकर अपने आप को बहुत अच्छा बनाया, वैसे लोग मेरे जीवन से जुड़े हैं कि नहीं, मैं उनसे प्रभावित हूँ कि नहीं, मैं उनके पास उठता बैठता हूँ कि नहीं। ये बहुत बड़ा, और उठता बैठता हूँ तो उनकी आपको लिखना है कि ये मेरे जीवन के बहुत अच्छे लोग हैं, इनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, उनके साथ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि दो, ध्यान रखना, लिख लेना इस बात को, दो लोग बहुत सोच के बनाना, दो लोग बहुत सोच के बनाना, ये दो लोग आपके जीवन के निर्णय वाले हैं, लिख लेना। शायद 2-3 बार तो इस चतुर्मास से बोल चुका हूं और भी बोलता रहूंगा, एक मित्र और एक गुरु। मित्र को बहुत सोच के बनाना क्योंकि मित्र ही आपके जीवन को बनाने वाला है और मित्र ही आपके जीवन को बिगाड़ने वाला है, और एक गुरु जिनके आशीर्वाद से आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो वो दोनों बहुत परीक्षा करके बनाना, ये आपके हाथ में, पत्नी आपके हाथ में नहीं है, माता पिता आपके हाथ में नहीं है, भाई बहन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक मित्र, एक गुरु, ये तो आपके हाथ में है। ये आप बहुत सोच समझ के बना सकते हैं कि ये मेरा मित्र मेरे मित्र बनने योग्य है, ये गुरु ये मेरे गुरु बनने योग्य हैं कि नहीं है। तो इस पर आप विचार करना कि पहली बात क्या बोली इसमें मैंने, कौन से ऐसे अच्छे लोग हैं जिनकी संगति में मुझे बनना है। दूसरा, फिर दूसरी बात इसी के अंदर और रहेगी, इसी के अंदर बिंदु है कि मैं कौन सी मेरी श्रेष्ठ रीडिंग है। रीडिंग मतलब कुछ पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं बोलता हूँ और मैं जो सोचता हूँ, वही संस्कार मेरे जीवन पर पड़ेंगे। तो अपना चौथा बिंदु क्या था, क्या मैं, हाँ, श्रेष्ठ रीडिंग, बहुत अच्छा,
शेष रीडिंग से आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। चौथा पांचवा बिंदु चल रहा था, क्या मैं पावर संगति यानी बहुत अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूं, और दूसरा था मेरी रीडिंग श्रेष्ठ रीडिंग है कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूं वो श्रेष्ठ है कि नहीं, वो जो पढ़ रहा हूं उससे मेरी श्रेष्ठता बढ़ती है या घटती है। जो भी आप, अब पढ़ने से मैं ये मानता हूं आजकल पुस्तकें तो कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन मोबाइल सब पढ़ते हैं, मोबाइल को सब देखते हैं। तो मैं मोबाइल में क्या देख रहा हूँ उससे मेरी जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ उन चीज़ों के माध्यम से मेरे जीवन में कुछ मिल रहा है या मेरे जीवन से जा रहा है, इस पर आपको लिखना है कि हाँ मैं वो क्लिपिंग देखता हूँ, मैं वो आपकी क्या क्या बोलते हैं आप 2-2 मिनट की रील्स देखता हूँ, क्या आप इंटरनेट पे वो जो भी क्या 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 चलता है, फेसबुक, इंटरनेट और इंस्टाग्राम जो भी है वो आपका सब कुछ जो चलता हैगा उसमें क्या देखते हैं, उसके माध्यम से क्या हो रहा है। तो क्या श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा हूँ उनको देखने के बाद कि मेरे जीवन में गिरावट आ रही है, मेरा जीवन नीचे की ओर जा रहा है। फिर उसके बाद अगला बिंदु लिख रहे हैं ना आप लोग, ठीक। अगला बिंदु, क्या मैंने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई ठोस लक्ष्य बनाए हैं, क्योंकि अभी तक मैंने तीनों, हर एक में ये बिंदु रहेगा, हर एक में बिंदु रहेगा। पहले परिवार के लिए, फिर उसके बाद कार्य क्षेत्र के लिए, और इसमें भी आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन के कोई ठोस मैंने लक्ष्य बनाए कि आखिर कब तक मैं दुकानदारी करूंगा, और दुकानदारी के बाद फिर कब घर छोड़ूंगा, फिर कब अपने जीवन में प्रतिमा लूंगा, फिर कब जीवन प्रतिमा लेकर संलेखना धारण करूंगा, कब संघ में जाऊंगा। क्या आपने अपनी व्यक्तिगत लाइफ के बीच में क्या आपने बनाया है, आत्मनिरीक्षण करना है कि मेरे जीवन में मैंने ये बनाया है और मैं संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण करूंगा, और इतने समय के बाद इस प्रकार से उन सब चीज़ों का मैं त्याग करूंगा। ये आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, इस पर आप विचार करना, इस पर आप अंदर से चिंतन करना कि हाँ मैंने ये बनाया है। फिर उसके बाद अगले नंबर पर, क्या मैं आलस्य, बहानेबाजी या टालमटोल करता हूँ। क्या बोला, अगला खुद का निरीक्षण करना है आपको, खुद से पूछना है क्या मेरा नेचर आलसी वाला है, क्या मैं बहानेबाजी वाला हूँ, क्या मैं टालमटोल करता हूँ कि अब कर लेंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, करूँगा। नहीं, वो जब आप निर्धारित करेंगे, मान लीजिए आपको सुबह उठना है और आप अलार्म भर रहे हो और अलार्म के बाद भी बंद कर रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, टालमटोल वाले हो आपने, तुरंत के तुरंत जो है वो मोबाइल को आपने ऑफ कर दिया, ये तुरंत बंद करने वाले नहीं, तो टालमटोल उसको आपने अलार्म को बंद कर दिया, मतलब टालमटोल नेचर वाले हो, बहानेबाजी वाले हो। तो क्या मैं आलसी तो नहीं हूँ, क्या मैं बहानेबाजी करने वाला तो नहीं हूँ, क्या मैं टालमटोल वाले व्यवहार करने वाला तो व्यक्तित्व नहीं हूँ। इसको आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद क्या है अगला, क्या मैंने व्यक्तिगत जीवन में कोई रोल मॉडल बनाया है, क्या मैंने व्यक्तिगत जीवन में कोई रोल मॉडल बनाया है। मतलब रोल मॉडल समझ रहे, क्या रोल मॉडल का मतलब समझे, अपना आइडियल, अपना आदर्श, आपने किसको आदर्श बनाया है, आप किसको देखकर चल रहे हैं। मैंने मेरे जीवन का आदर्श आचार्य भगवान को बनाया है, मेरे आदर्श थे गुरुदेव, उन्हीं को देखकर मैंने अपने जीवन को जिया है। जिस दिन घर छोड़ा था कि बस उनकी जैसी चर्या पालने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से जैसे उनकी प्रयास किया कि उनके से आहार चर्या करूँ, उनके से कैशलेस करूँ, उनके जैसा जो उनने किया वैसा वैसा मैं करने का प्रयास करूँ। एक चीज़ उनके जैसी मैं नहीं कर पाया, आखिरी तक जिद करते रहा। निमाओं से जब हो रहा था तब भी मैंने जिद करी थी। आचार्य श्री का एक नियम था, आचार्य श्री जी ने वो नियम नहीं दिया, आखिरी तक कहते रह गए। अभी भी समय सागर जी से मैं निवेदन करके आया था कि आचार्य ये वाला नियम दो, बोले जब आचार्य श्री ने नहीं दिया तो मैं कैसे वो नियम दे सकूँ, एक ही नियम रह गया है, बाकी तो सब फॉलो होता है। आचार्य श्री का ये नियम था एक चौके का, अगर एक चौके में कुछ गड़बड़ हो गई है, पड़गान करने के बाद फिर सीधे अलाव होता था। बहुत बार अलाव हुआ ऐसा, बहुत बार अलाव हुआ। मतलब एक बार आपने परिक्रमा लगा दी, अब गए और कुछ गड़बड़ हो गया, अभी तो क्या होता है हम वापस लौट आते हैं। पर गुरुदेव को जब आचार्य पद लिया था तो आचार्य पद में एक तप लेना पड़ता है, तो उनका एक वृत्ति परिसंख्यान तप था। ये वृत्ति परिसंख्यान तप था, वो तप ये था कि एक चौके का ही उनका नियम था, वो एक चौके में ही पड़गान देते थे। उसके बाद जो है कुछ गड़बड़ हुआ तो ये मैं आचार्य श्री से भी आखिरी तक बोलते रहा, आचार्य श्री ने ये नियम नहीं दिया। अभी हाल कुंडलपुर में पूज्य आचार्य महाराज, अभिनव आचार्य महाराज समय सागर जी से भी कहा ये नियम एक और दे दो, आपका भी ये हमारा भी हो जाए। आचार्य महाराज का भी नियम है, योग सागर जी का भी नियम है, तीनों का नियम है, सिर्फ 3 का ही संघ में नियम, आचार्य महाराज का, समय सागर जी का और योग सागर। आचार्य श्री जी
इसलिए नहीं दिए वो नियम मुझे। तो मैंने आचार्य से कहा, तो बोले नहीं, वो तुम लोग जो हो बहुत जल्दबाजी करते हो, समझौता नहीं करते हो तुम लोग। हमने देख लिया योग सागर जी खट से अंजलि छोड़ देते हैं। अब वो हम बहुत बिहार चलता है, कुछ चलता है, ये चलता है, समझौता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें जल्दबाजी बहुत है, अभी नहीं, अभी बाद में देंगे। तो वो उन्होंने नहीं दिया। बोले कितने ऐसे आलाप करोगे तुम लोग? तो बोले अभी हाल नहीं, अभी अभी बिल्कुल नहीं। उन्होंने अभी तक नहीं दिया। अब देखो आगे कभी आप विशुद्धि बढ़ाओ कि आगे हमें ये नियम भी कम से कम मिल जाए, तो कम से कम गुरुजी जैसी पूरी चर्या के मामले, उनके जैसी खैर उत्कृष्ट तो हम नहीं बन पाएंगे, वो जो थे वो तो बनना बहुत मुश्किल है। उनकी जैसे सामायिक, उनके साथ प्रतिक्रमण, उनके से अध्यात्म हमारे अंदर तो 3 काल में नहीं आ पाएगा, आ ही नहीं सकता है। हम तो प्रयास भी करेंगे तब भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन वो जो बाहरी क्रिया है वो तो खैर कर ही सकते हैं, बाहरी क्रिया में तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो बाहरी किया वो तो अपन अपने शारीरिक बल से करने की ताकत रखते हैं, कर सकते हैं। ये भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपने अपने जीवन में कोई रोल मॉडल बनाया? सच कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक प्रश्न है ये। एक ना एक रोल मॉडल होना चाहिए कि मुझे उनके जैसे बनना है। जब आपको लगता है कि वो ऐसे थे, मुझे भी वैसे बनना है, तो वो ऐसे आप बन जाओगे। आपको वो कोई ना कोई रोल मॉडल तो आपको तय करना ही होगा। आप तय करें अपने जीवन के रोल मॉडल। तो कुल मिलाकर ये मैंने आप लोगों के बीच में फिर 8 प्रश्न दाग दिए हैं। आज भी फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। व्यक्तिगत लाइफ के, खुद के लाइफ के, क्या मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग हूँ? क्या मैं सकारात्मक सोचकर खुश रहता हूँ? क्या मेरी दिनचर्या अनुशासित है? क्या मैं अपनी हॉबी के लिए कुछ समय निकालता हूँ? क्या मैं पावर संगति यानी बहुत अच्छी संगति और बहुत अच्छी रीडिंग, शेष रीडिंग की ओर बढ़ रहा हूँ? क्या मैंने व्यक्तिगत जीवन के लिए ठोस लक्ष्य बनाए हैं? क्या मैं आलस्य, बहानेबाजी या टालम टोल वाले नेचर का तो नहीं हूँ? क्या मैंने व्यक्तिगत जीवन में कोई रोल मॉडल बनाया है? ये प्रश्न 8 आप लोगों के बीच में रख दिए हैं। और अगली जो भूमिका है वो अगली भूमिका खुद की सामाजिक क्षेत्र की, कि सामाजिक क्षेत्र पर क्या है। इस पर मैं फास्ट अभी तो सिर्फ फटाफट बता देता हूँ कि डिटेलिंग कर दूंगा। गुरुदेव का संस्मरण भी सुनाना है, क्योंकि वो नहीं सुनाऊंगा तो आप टोकने लग जाते हो कि आचार्य श्री जी को सुनाना ही सुनाना है। अब अगला बिंदु जो है वो सामाजिक क्षेत्रों पर है। सामाजिक क्षेत्र समझ रहे ना आप? सामाजिक क्षेत्र पर अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करना है। मतलब बाहर की लाइफ में आप समाज के बीच में आपके क्या क्या कर्तव्य, समाज के बीच में आपके क्या उद्देश्य होना चाहिए और समाज में आपको किस प्रकार से रहना चाहिए, उन बातों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और उसके लिए भी 7 बिंदु मैंने तैयार किए हैं। उन 7 बिंदुओं को आज तो नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं दे पाऊंगा। उन 7 बिंदुओं को कल ही दे पाऊंगा। उन 7 बिंदुओं को, उन पर चर्चा कल ही आपसे करूंगा। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ कि ऐसा होता है। पूज्य गुरुदेव के साथ हम देखते हैं तो उनके जीवन को जब झांक के देखते हैं तो लगता है कि वास्तविकता में कैसे वो महान थे, कब वैसी महानता आएगी। सामने वाली गलती करता भी है तो उसे देखकर महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति उसकी उस भूल पर और उस दुख का वेदन नहीं करते हैं और आया और कैसे गया कर देते हैं। ये बोलने की बात है, आया गया करना जीवन में घटना चाहिए। आया और गया तब तो आएगी बात। उसका वेदन करने के बाद भी क्रोध नहीं होना, अपने उपयोग को आत्मबोध में लगा देना। ऐसे अनेक प्रसंग जिस विषय को लेकर क्रोध होना चाहिए लेकिन उस पर क्रोध नहीं होकर गुरुजी बड़ी मुस्कुराहट के साथ उस सब बात को आया गया कर देते हैं। आचार्य भगवान की वैयावर्ती चल रही थी और आचार्य श्री वैयावर्ती से तात्पर्य, वैसे हमारे गुरुदेव वैयावर्ती बहुत कम कराते हैं, लेकिन हुआ ये कि आचार्य भगवान के हाथ में आ गई सूजन। कुछ ऐसा हाथ टकरा गया, टकराने से हाथ में आ गई सूजन। और सूजन जब आई तो सूजन आई, बहुत पुरानी बात है। अजीत सागर जी महाराज जी जब थे, हम तो उस समय ब्रह्मचारी थे, उस समय की बात है। सूजन आ गई और सूजन आ गई और सूजन आने के बाद जो है हम लोगों को यहीं आना था। बासा होते हुए बड़े बाबा के यहाँ जाना था सन 2000 में। बासा आके गए, हमने कल सुना दिया आएगा। बासा आचार्य एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में 2 बार आचार्य श्री के साथ आए और फिर उसके बाद 3-4 बार तो अभी भी आ गए और क्या। फिर उसके बाद अरे आए, अभी गिना देंगे, अभी सुनो। हाँ, तो अब क्या था, अब सूजन आ गई। अब सूजन को दूर करना है, बड़े बाबा का काम है। आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री मुस्कुरा के बोले कुछ बड़ा होना होगा तभी ऐसा घट रहा है। फिर भी अब वैयावृत्ति के लिए क्या हुआ कि अजीत सागर जी महाराज जी उनके लिए जो है फिटकरी वाला पानी लेके गए। अब फिटकरी वाला पानी लेके गए, उसमें नमक और फिटकरी मिली हुई थी और पानी
इतना गर्म था कि उन जल्दबाजी में उन्होंने आचार्य श्री के हाथ लिया और डाल दिया। वो इतना तेज गर्म था कि आचार्य श्री जी के हाथ में जितना दर्द था उससे ज़्यादा और कहीं तकलीफ बढ़ गई। ऐसा पूरा हाथ जल सा गया, बिल्कुल एकदम लाल पूरा हो गया। और फिर भी अब आचार्य श्री जी के इधर तो अजीत सागर जी महाराज जी के चेहरे पर बिल्कुल फीका पड़ गया, परंतु इतना गर्म पानी होने के बावजूद भी आचार्य श्री ने हाथ तो जरूर जल्दी से अलग कर दिया, लेकिन आचार्य श्री जी उस माहौल को देख लिया और उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट थी कि, और वो क्या बोलते हैं सुनना, क्या शरीर है, थोड़ी सी प्रतिकूलता होती सहन नहीं कर पाता है, क्या करूं, मेरा शरीर सहनशील नहीं है, इसको इतना वेतन देता हूँ, इतना खिलाता पिलाता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, क्यों नहीं सहन कर पाता हूँ मैं। अपने आप को दोष दे रहे हैं वो, क्या हो गया इस शरीर को, पंचम काल का है, हीन सहनन का है। वो तो ऐसे साधु थे जो बाहर वहाँ पर कहाँ ठंड में बाहर हो जाते थे, गर्मी में बाहर, ये उनका फिक्स रहता था। शीतकाल में वो, और गर्मियों में ऐसे, हम वैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम वन में क्यों नहीं रह पा रहे। देखो जरा सी प्रतिकूलता हुई और मैंने अपने हाथ को बाहर निकाल लिया, हाथ को बाहर कर लिया। कब मैं वैसा बनूंगा, कब उतनी अच्छाइयों को मेरे जीवन में लाऊंगा और उतना अच्छा बन पाऊंगा। सोचना विचार करना, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आचार्य श्री को डांटना तो दूर, वो अपने आप को दोष दे रहे हैं। सोचना, मैं होता तो सामने वाले को तो क्या पता क्या करता, शायद बहुत गुस्सा करता, लेकिन अब गुरुदेव तो देखो क्या है, वो सामने वाले पर गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, लाल आंख तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप से कह रहे हैं कि मेरा शरीर है जो सहनशील नहीं है और मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार की विषमताओं में भी समता को रखना और इस प्रकार का चिंतन देना, इस प्रकार की बातें करना, तो निश्चित रूप से वे महान गुरु थे। हम क्या उनके जैसे बन पाएंगे, शायद हम नहीं बन पाएंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनने तत्व दे दिया। आचार्य श्री जी से बोला, आचार्य श्री इतनी तकलीफ थी, आपके चेहरे में भी प्रसन्नता बनी रही और आप उसके बाद भी तत्व को देते गए और आपने अध्यात्म को दे दिया। अतः आचार्य श्री कहते हैं विषमताओं में ही तो तत्व चिंतन अच्छा होता है और प्रतिकूलताओं में ही तो कर्म की निर्जरा होती है। उसमें थोड़ा बहुत भी शिकन आ जाती तो मेरे नंबर बढ़ते क्या, मैं पेपर में 500 में से 100 नंबर आए हैं, समझे। तो ये वो बोले, देखा, इसलिए मैं अपने आप को शाबाश देता हूँ कि मैंने कोई वो विकल्प नहीं किया और नहीं करना चाहिए ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियों में। अहोभाग्य है पूज्य गुरुदेव के लिए 2 लाइन बोलकर कि तत्व दृष्टि रख तत्व का, क्या बोल रहे हैं, तत्व दृष्टि रख तत्व का चिंतन करते खास, तत्व दृष्टि रख तत्व का चिंतन करते खास, समता धर संसार से रहते सदा उदास, समता धर संसार से रहते सदा उदास। ऐसे पूज्य गुरुदेव, पूज्य महाराज, आचार्य महाराज के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में मुनिवर, पूज्य मुनिवर श्री पधारे हैं। और लेने तो अपने को चलना था, हम सोचे कि आ रहे हैं, खबर आई है, रुकेंगे, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। उनके चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हुए रवि भाई उनसे निवेदन करें ताकि उनके वचनों से भी हम लाभ लें और उनका मार्गदर्शन हमें मिले। केवली आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।